नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे और आपकी पढ़ाई में चार चाँद लगाने के लिए ये वीडियो हाजिर है। तो मैं अरविंद कुमार और स्वागत करता हूं हमारे चैनल टीचर्स परीक्षा में। दोस्तों, टीचर से संबंधित, एसएससी, रेलवे से संबंधित यहाँ जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चन होते हैं, मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों तक उपलब्ध कराऊं। चलिए आगे शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 की तरफ। और प्रश्न संख्या 1 है कि द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों, इसमें आपको चार ऑप्शन है। पहला मनमोहन सिंह, दूसरा सरदार वल्लभ भाई पटेल, तीसरा बिमल जलान और चौथा सुधोधन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिमल जलान। तो दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आप ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 2 है, फैजाबाद में 1857 की हुई क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। दोस्तों, इसमें लीडरशिप किसने किया था। ऑप्शन ए है तात्या टोपे, ऑप्शन दूसरा है रहमान, तीसरा है कबीर और चौथा है अहमदुल्ला। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 अहमदुल्ला। चलिए प्रश्न संख्या 3 की तरफ बढ़ते हैं। और प्रश्न संख्या 3 में कह रहा है कि नाम डाफा नेशनल पार्क। दोस्तों, नाम डाफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। पहला ऑप्शन है असम, दूसरा है मणिपुर, तीसरा है कर्नाटक, चौथा है अरुणाचल प्रदेश। तो प्रश्न संख्या 3 का उत्तर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर अरुणाचल प्रदेश में नाम डाफा नेशनल पार्क स्थित है। चलिए प्रश्न संख्या 4 की तरफ आते हैं। किस विज्ञान के अंतर्गत फूलों का अध्ययन किया जाता है। फूलों का, आपने तो कीट पतंग वगैरह देखे, लेकिन इसमें कहा है कि फूलों का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। पहला ऑप्शन है सेरोलॉजी, दूसरा है एंथोलॉजी, तीसरा है डेड्रोलॉजी और चौथा है पोमोलॉजी। तो प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर हो जाएगा एंथोलॉजी। दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हम लोग ऐसे ही प्रश्न को लेकर आते हैं जो एकदम सेलेक्टेड हो और आपके परीक्षा में बिल्कुल ही उपयोगी साबित हो। चलिए प्रश्न संख्या आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 के लिए, पौधों में खाद्य पदार्थों का परिवहन कौन करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि खाद्य पदार्थों का परिवहन यानी आवागमन किसके माध्यम से होता है, यानी कि कौन करता है। यानी कि पहला ऑप्शन है फ्लोएम, दूसरा है जाइलम, तीसरा है साइटोकिन्स और चौथा है कोशिका भित्ति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्लोएम। यानी कि फ्लोएम के माध्यम से पौधे जो होते हैं वो अपने परिवहन यानी कि खाद्य पदार्थों का परिवहन करते हैं। यानी फ्लोएम जो होता है पौधों में खाद्य पदार्थ ले जाने वाला वाहक होता है। तो क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट हो गया भैया। आगे बढ़ते हैं। पुर्तगाली यात्री नूनीज किसके दरबार में आया था। तो ऑप्शन ए है कृष्णदेव राय, बी अच्युत राय, सी देवराय प्रथम और डी है देवराय द्वितीय। दोस्तों, अगर उत्तर आता हो तो कमेंट में जरूर डाल दें और अपने आप को देखें कि आपको आता है कि नहीं। वापस फिर प्रश्न का उत्तर जब मैं बताऊंगा तो मिलान करें। इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा बी अच्युत राय। यानी कि पुर्तगाली जो यात्री नोनीज जो था उसका नाम था नोनीज, और कब आया था और किसके समय काल में, राजा कौन था। तो राजा उस समय ये प्रश्न पूछ रहा है किसके दरबार में, यानी कि राजा कौन थे भाई, तो अच्युत राय। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। भारत का प्रवेश द्वार, भारत का प्रवेश द्वार किस शहर को कहा जाता है। यहां पर आपको बताना है शहर का नाम, जहां पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है ए पंजाब, बी दिल्ली, सी मुंबई और डी अमृतसर। तो दोस्तों, भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई को कहा जाता है। यानी कि भारत का प्रवेश द्वार मुंबई शहर को कहा जाता है। करेक्ट आंसर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 में, ध्वनि का नाप की यूनिट क्या होती है। दोस्तों, ध्वनि की नाप की यूनिट क्या होती है। ऑप्शन ए है न्यूटन, बी है डेसिबल, सी है सोन्स और डी है फॉन्स। तो ध्वनि की मात्रक यानी ध्वनि किस चीज में मापा जाता है, उसका यूनिट क्या होता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है डेसिबल में, डीबी।
जिसको डीबी यानी शॉर्ट फॉर्म में डेसिबल कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर डेसिबल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसको ध्यान में रखते हुए चलिएगा। और आपके लास्ट वाला जो प्रश्न होगा उसमें मैं टेस्ट लूंगा और इन्हीं में से आपको वहां उत्तर बताना होगा कि कौन सा वो उसका सही उत्तर होगा। और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। भारत का स्विट्जरलैंड किस राज्य को कहा जाता है? पहला ऑप्शन है आपका मुंबई, दूसरा है गोवा, सी कश्मीर और डी उत्तराखंड। भारत का स्विट्जरलैंड यानी कि भाई स्विट्जरलैंड से कंपेयर किया गया है तो किस राज्य को कहा जाता है? यहाँ पर राज्य पूछ रहा है, तो आप प्रश्न को ध्यान देते हुए राज्य कौन सा राज्य भैया? तो अच्छा एक चीज देखिए, ये मुंबई तो राज्य नहीं है, इसका तो वो कैपिटल है, तो वो तो आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, तो ये तो ऑप्शन ऐसे ही कट होगा। अब राज्य में गोवा बचा है, कश्मीर और उत्तराखंड ये राज्य हैं। अब ऑप्शन एक तो खत्म हो गया, आपका 3 बचे हैं। किस राज्य को कहा जाता है? तो दोस्तों यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कश्मीर को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। एक और चीज मैं बता रहा हूँ कि कश्मीर को भारत का स्वर्ग भी कहा जाता है, ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत का स्विट्जरलैंड किस राज्य को कहा जाता है? तो कश्मीर को कहा जाता है। इस बात की आप ध्यान से एकदम ध्यान रखते हुए और एकदम पुष्टि करते हुए आप बिल्कुल चलिए, और आने वाले जो प्रश्न होंगे और आपके एग्जाम में बहुत ही सहायता करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ। 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? यानी किस नगर को 7 टापुओं का नगर कहा जाता है? ऑप्शन ए है चेन्नई, बी है मुंबई, सी है जयपुर और डी है कोलकाता। दोस्तों आपको बता दूं मैं कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके बारे में देखिए कि मुंबई जहां पर स्थित है वो 7 पहले वहां टापुओं की श्रृंखला यानी कि छोटी छोटी टापुएं हुआ करती थी, और उसी जगह से वो मुंबई वहीं पर स्थित है, यानी उस पर धीरे 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 विकसित होती गई। तो ये आपका पहला मैंने आपको एक बताया कि छोटे छोटे टापू हुआ करते थे। एक और मुंबई के बारे में मैं बता दूं, जो 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? मुंबई। तो मुंबई का नाम कैसे पड़ा दोस्तों, आपको कमेंट करके आपको जरूर लिखना चाहिए। आप बताइए मुझे कि मुंबई का नाम कैसे पड़ा? पहले तो बंबई था, लेकिन मुंबई का नाम कैसे पड़ा? मैं 10 सेकेंड का समय दे रहा हूं, आप इसका उत्तर कमेंट करिए। चलिए मैं बताता हूं कि मुंबई का नाम, वहां एक गॉडेस है मुंबा देवी। मुंबा देवी, मुंबा देवी गॉडेस हैं, और उन्हीं के नाम पर मुंबई पड़ा। जब नाम बदला बंबई का तो मुंबई पड़ा, मुंबा देवी के नाम पर। या प्रश्न आ सकता है, इसलिए ध्यान देते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 पर। इस्पात नगरी किसे कहा जाता है? कौन से शहर को? इस्पात मतलब होता है क्या भैया? लौह। लौह, लौह मतलब लोहा। इसका मतलब कि सबसे अधिक लोहा कहाँ पाया जाता है? किधर? ऑप्शन ए है रांची में, कि धनबाद में, बी है सी गढ़वा और डी जमशेदपुर। तो एकदम करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। जमशेदपुर शहर को इस्पात नगरी कहा जाता है, लौह नगरी कहा जाता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जमशेदपुर। चलिए प्रश्न संख्या 12। भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शन में बताता हूं, ए है इलाहाबाद, बी है हैदराबाद, डी सी है अहमदाबाद और डी है अमृतसर। तो प्रश्न संख्या 12 है भारत का मैनचेस्टर, मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? तो प्रश्न संख्या 12 का आंसर सी हो जाएगा। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर लीजिए, ताकि अधिक से अधिक आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में सहायता मिले, और मेरी वीडियो और आप तक जरूर पहुंचे, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी ये वीडियो देख करके अपने परीक्षा में इसका योगदान ला सकें। चलिए प्रश्न संख्या 13 की तरफ बढ़ते हैं। दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है?
दक्षिण की गंगा। तो गंगा दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि गंगोत्री से जब निकलती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अब चूंकि क्या है कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम अगर आपको निर्धारित हो तो जो सबसे पहले आपका जो बंगाल की खाड़ी पूरब क्षेत्र में पड़ती है तो ये इधर हो गया पश्चिम, और इधर हो गया उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में दक्षिण भारत। तो ये कह रहा है कि दक्षिण की गंगा, तो दक्षिण साइड में जो गंगा है उसको किस नाम से जाना जाता है, यानी कि वो जो नदी है कौन से नाम से जानी जाती है। ठीक, कंपेयर किया गया है गंगा के साथ, यानी कोई नदी है दक्षिण में जिसका कंपेयर यानी कि तुलना किया गया है गंगा नदी से। तो इधर मान लीजिए कि गंगा नदी से तुलना किसको किया गया है, जो ऑप्शन हो जाएगा वही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन है गोदावरी, बी कृष्णा, सी कावेरी और डी इनमें से कोई नहीं। भैया कोई नहीं, क्यों नहीं? कोई नहीं तो इसमें होगा ही नहीं ऑप्शन डी, क्योंकि एक नाम तो है और वो नाम कौन सा है, ऑप्शन सी कावेरी नदी को गंगा से तुलना करके दक्षिण भारत वालों ने इसे दक्षिण की गंगा कहा। यानी कि जितना इंपॉर्टेंट गंगा का यहाँ पर है वही इंपॉर्टेंट कावेरी नदी का दक्षिण क्षेत्र में साउथ में है। यानी कि दक्षिण की गंगा किस नदी को कहते हैं, कावेरी नदी को। चलिए प्रश्न संख्या 14 की तरफ आते हैं। झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? अब झीलों की नगरी का मतलब भैया तो ये है कि झील यानी उस नगर में बहुत सारे झील होंगे छोटे छोटे, तभी तो झीलों की नगरी कहेंगे। तो बहुत सारे छोटे छोटे झील अगर रहेंगे तो ऐसे नगर का नाम बताना है आपको। अगर उत्तर आता हो तो आप कमेंट जरूर कर दें, इससे आपको मोटिवेशन ये भी मिलेगा कि आपको कितना आता है, सही सही आपने आंसर क्लिक किया है। ऑप्शन आप लिख सकते हैं कि आंसर आपको उत्तर लिखना है कि जैसे मान लीजिए कि 14 का है तो 14 लिख करके और आपको उसका ऑप्शन ए बी सी डी रख देना है कमेंट में। इसका सही उत्तर हो जाएगा झीलों की नगरी। तो यानी कि झीलों का नगरी आपको उदयपुर को कहा जाता है। झीलों की नगरी उदयपुर को कहा जाता है क्योंकि उदयपुर में छोटे छोटे बहुत सारे झील हैं, इसीलिए इस नगर में बहुत सारे झील होने की वजह से इसे झीलों की नगरी कहते हैं। ध्यान से उल्लेख मैं कर रहा हूं ताकि ये हमेशा के लिए आपको याद रहे और ध्यान से समझते जाइएगा। चलिए प्रश्न संख्या 15 है। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कब और किस जगह हुआ था? यानी कब नहीं पूछ रहा है, किस जगह पूछ रहा है। तो संविधान सभा तो बहुत हुए, लेकिन इसका अधिवेशन जो हुआ था पहला, कौन सा पहला, तो ये ध्यान देना है कि पहला। अब ये जगह बताना है किस जगह हुआ था। ऑप्शन में जगह दिए हैं, ए है मुंबई, बी है कोलकाता, सी है दिल्ली और डी है गुजरात। मेरे प्यारे दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 15 का ऑप्शन सी, यानी कि दिल्ली में संविधान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था। चलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी। प्रश्न संख्या 16 की तरफ आते हैं। दोस्तों प्रश्न को ध्यान से देखते हुए चलना है। भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पादन में योगदान करता है? ये ध्यान दीजिएगा कि योगदान कौन सा क्षेत्र, ये क्षेत्र है भैया। तो क्षेत्र ऑप्शन दिए हैं, ए ऑप्शन है प्राथमिक क्षेत्र, बी है द्वितीय क्षेत्र, सी है तृतीय क्षेत्र और डी है सार्वजनिक क्षेत्र। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए अगर आता हो तो। चलिए इसका उत्तर हम लोग जानने का प्रयत्न करते हैं। प्राथमिक क्षेत्र नहीं होगा भैया, द्वितीय क्षेत्र भी नहीं होगा, तृतीय क्षेत्र होगा जिसमें सकल राष्ट्रीय उत्पादन में योगदान करता है। यह तृतीय जो क्षेत्र होता है यही सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सर्वाधिक योगदान करता है, सबसे अधिक योगदान करता है।
दोस्तों इन क्षेत्रों के बारे में विस्तृत जानकारी आपको वीडियो में मिलेगी। अगर आपको ऐसा वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बिल्कुल लिखें ताकि मैं उस पर वीडियो बना दूं, जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए था। चलिए प्रश्न 17 पर आते हैं। किस सन में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था? भैया एक्ट के बारे में तो आप लोग जान ही रहे होंगे कि जो इतिहास पढ़ रहे हैं उसमें से रॉलेट एक्ट, शारदा एक्ट, ये सब, पिट एक्ट, ये सब तो बहुत फेमस थे। यानी कि रॉलेट एक्ट हो गया एक, शारदा एक्ट हो गया, पिट एक्ट हो गया। तो ये एक्ट के बारे में इसमें पूछ रहा है सिर्फ कि कब पारित, किस सन में। ये सन ऑप्शन दे रहा है। पहला ऑप्शन है 1915, बी है 1917, सी है 1921 और डी है 1919। तो ये रॉलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ था। ठीक है, तो इसको दिमाग में एकदम बिठा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एसएससी और रेलवे और टेट वोट में आ भी चुका है प्रश्न भैया, तो इसको ध्यान दीजिएगा। जितने भी मेरे प्यारे दोस्त हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 18 की तरफ बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 18 में कह रहा है कि सूरत अधिवेशन कब हुआ था? सूरत अधिवेशन कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1905, बी है 1907, सी है 1908 और डी है 1912। तो प्रश्न संख्या 18 का क्या होगा आंसर? 1907 में, ऑप्शन बी, 1907 में सूरत का अधिवेशन हुआ था। चलिए प्रश्न संख्या आगे बढ़ते हैं, 19 पे आते हैं। कैबूल लैमजाओ नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? जगह का नाम दिया गया ऑप्शन में, पहला गोवा, बी है मणिपुर, सी है कर्नाटक और डी है सिक्किम। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? यानी कि ये नेशनल पार्क जो है कैबूल लैमजाओ नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 19 का बी, मणिपुर में। कैबूल लैमजाओ नेशनल पार्क स्थित है मणिपुर, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है कि भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और बहुत ही हलवा है, हलवा, जिसमें कहा जाता है कि बहुत ही आसान। अब मैं आपको हिंट देता हूं कि कुछ ही साल पहले भारत के लौह पुरुष का स्टैचू बना था। अब हाल ही में किसका स्टैचू बना था भैया? मेरे प्यारे दोस्तों आपको इसमें पता होगा, लेकिन ऑप्शन क्या है? महात्मा गांधी, सरदार पटेल, बाल गंगाधर तिलक और पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए मैं आपको बता रहा हूं कि बारडोली की महिलाओं ने किसको और कौन उपाधि दी थी। अभी प्रीवियस क्वेश्चन मैंने अभी सॉल्व किया है, तो हिंट मैं दे रहा हूं। तो जी हाँ मेरे दोस्तों, सरदार पटेल को भारत का लौह पुरुष, आयरन मैन कहा जाता है और इनका स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भी बना है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरदार पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 21 में आते हैं। लुम्बिनी किसका धार्मिक स्थल है? लुम्बिनी नाम से तो आइडिया लग गया। ठीक, ऑप्शन भी दे रखा है, ए बौद्धों का, बी ईसाइयों का, सी मुसलमानों का, डी सिखों का। अब इसमें से कौन सा धार्मिक स्थल है, किसका है ये? यानी कि ये जो चारों ऑप्शन जो है, लुम्बिनी जो जगह है, इनमें से कौन सा धर्म इससे बिलोंग करता है, ताल्लुक रखता है, किसका स्थल है धार्मिक? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए बौद्धों का। लुम्बिनी जो जगह है, स्थल है, किसका धार्मिक स्थल है? बौद्धों का। प्रश्न संख्या 21 का ए उत्तर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 22 की तरफ आते हैं। आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? कौन सा रोग होता है? किसकी कमी के कारण भैया? तो आयोडीन की कमी से। ऑप्शन दे रखा है, ए रतौंधी, बी गलकंड या गलघंट भी बोलते इसको, गलघंट, सी रूसी
और डी सुखंडी। तो इसका करेक्ट आंसर अगर आपको आता हो तो प्लीज कमेंट में डालिए और अपने आप को करेक्ट करिए कि कैसा है। मैं ऑप्शन जब उसका आंसर बताऊंगा तो आप मिलान करिएगा। तो आपको क्वेश्चन नंबर डाल देना है और उसका ABCD जो ऑप्शन है डाल देना है और आपको मिलान करना है। चलिए मैं बताता हूं कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। गलकंड दिया है इसमें, तो गलघंट या गलकंड, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 23 की तरफ आते हैं। राजा राम मनमोहन राय किसके संस्थापक थे? यानी किस समाज के संस्थापक, 4 यहाँ समाज दिया गया है, किस समाज के संस्थापक इन्होंने, यानी शुरुआत किसने की, अगुवाई किसने की, यानी कि इन्होंने किसको की। तो राजा राम मोहन राय का जब भी जिक्र आता है दोस्तों तो ऑप्शन ए ब्रह्म समाज आता है, क्योंकि ब्रह्म समाज को की स्थापना इन्होंने की थी और उसके अंतर्गत समाज में जितने भी सुधार के कार्यक्रम, ये कौन सा इनके स्थिति क्या थी, यानी कि इसको उद्देश्य क्या था, तो ये समाज सुधारक के रूप में थे और समाज सुधारक में रहते हुए इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की और उन्होंने समाज में सुधार लाने का प्रयत्न किया। जितने भी कुरीतियां थीं उसको इन्होंने खत्म करने का प्रयत्न किया और लोगों में जागरूकता फैलाने का काम किया और लोगों को शिक्षित करने का एक तरह से देखा जाए तो काम किया। तो राजा राम मोहन राय का जब भी जिक्र होगा तो ब्रह्म समाज का जिक्र होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ब्रह्म समाज। दोस्तों मेरे समझाने का अगर तरीका आपको पसंद आए तो प्लीज वहां आप यस और नो कीजिएगा कि सर आप अच्छा समझाते हैं कि नहीं, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं अच्छे अच्छे वीडियो आप तक ला सकूं। और आप अपने चैनल टीचर्स परीक्षा को सपोर्ट कीजिए और अधिक से अधिक इसको शेयर करिए। चलिए प्रश्न संख्या 24 कह रहा है कि किसके शासन काल में इब्न बतूता भारत आया था? इब्न बतूता इतिहास का इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इब्न बतूता, जो भारत आया और यहाँ की संस्कृति को जाना, ठीक, और वहां बाहर जाके विदेशों में भारत के बारे में प्रश्न संख्या 24 है कि किसके शासन काल में इब्न बतूता भारत आया था? दोस्तों यह इतिहास का बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है इसलिए क्योंकि किसके शासन काल में, किसके शासन काल में कौन आया था? इब्न बतूता। ऑप्शन है गयासीद्दीन तुगलक, बी है शेरशाह सुवर्ण तुगलकड, सी है मोहम्मद बिन तुगलक और डी है अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ये दोस्तों जब आया था इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय काल में आया था, जब उस समय का शासक था। दोस्तों ये भी प्रश्न आते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न ये हो जाता है कि जब ये बताया था कि अगर कहा जाता है कि किसके शासन काल में, ये होता था कि इब्न बतूता भारत के कौन से शासक के दौरान आया था, ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। तो इसका प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए प्रश्न संख्या 25 पे आते हैं और प्रश्न संख्या 25 कह रहा है कि पलासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? नवाब जो है उसका नाम क्या था? ऑप्शन देखते हैं। ए है मीर जाफर, बी है मीर कासिम, सी है सुराजुद्दौला और इनमें से कोई नहीं। एक नाम शामिल है इसलिए डी ऑप्शन तो नहीं होगा इसका। अब यहाँ पर कौन सा नाम है ABC में से, आप ध्यान दीजिए, अगर उत्तर आ रहा हो तो कमेंट करिए। और जितने भी UPSC के और SSC के बच्चे हैं ये जरूर पढ़े होंगे इतिहास में, और आप 10 से 12 के बीच में ये सब पढ़ के आए हैं तो एक बार कोशिश कीजिए सोचने के लिए
कि एबीसी ऑप्शन में से कौन सा सही हो सकता है। प्लासी का युद्ध, क्योंकि बहुत ही फेमस युद्ध है प्लासी का। और प्रश्न संख्या 25 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिराजुद्दौला उस समय का बंगाल का नवाब था। चलिए प्रश्न संख्या 26 में आते हैं। उदयगिरी के पत्थर में, प्रश्न को थोड़ा समझना है। उदयगिरी के पत्थर में, यानी कि पत्थर कौन सा है, उदयगिरी का है, और काटी हुई गुफाएं किस राज्य में, यानी कि ये अगर पत्थर है इसमें से काट करके गुफा बनाना यानी कि बनाया गया है, और ये गुफा कहाँ पर स्थित है, यानी किस राज्य में स्थित है। तो आपको बताना है राज्य का नाम, और यहाँ ऑप्शन है ए असम, बी उड़ीसा, सी मध्य प्रदेश, डी छत्तीसगढ़। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी मध्य प्रदेश, क्योंकि उदयगिरी की पत्थर की काटी हुई गुफाएं कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, मध्य प्रदेश। चलिए प्रश्न संख्या 27 की तरफ आते हैं। भारत की, यानी कि भारत रत्न की आकृति कैसी होती है। यहाँ पर भारत रत्न यानी कि भारत का सबसे इंपॉर्टेंट पुरस्कार जो होता है वो भारत रत्न होता है, महत्वपूर्ण पुरस्कार है। और इसकी पूछ रहा है कि इसकी आकृति कैसी होती है, यानी कि यह दिखने में कैसा होता है। तो दिखने में कैसा होता है, तो मैं एक चित्र बनाता हूं, आप आइडिया लगाइएगा। दोस्तों आइडिया लगाइएगा, लगभग ऐसे मैं बता रहा हूं, ठीक। चलो ये है। अब आपको ऑप्शन में बता रहा हूं कि आम के पत्ते जैसी, पीपल के पत्ते जैसी, बट वृक्ष के पत्ते जैसी, कि इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, पीपल के पत्ते जैसी। भारत रत्न की आकृति कैसी होती है, भारत रत्न की आकृति पीपल के पत्ते के जैसी होती है। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए आते हैं प्रश्न संख्या 28 की तरफ। भारत में संपूर्ण क्रांति के पक्षधर, भारत में संपूर्ण क्रांति के पक्षधर का नाम बताइए। दोस्तों अगर वीडियो में आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और लाइक शेयर अधिक से अधिक कर लीजिए शेयर अपने दोस्तों के पास, ताकि उनको भी ये सब ज्ञान की बातें और जीके जीएस मिलता रहे, ठीक है, और हमें मोटिवेशन मिलता रहे, ताकि अच्छी अच्छी वीडियो आप तक लाया जा सके। चलिए देखा जाए प्रश्न संख्या 28 है। भारत में संपूर्ण क्रांति के पक्षधर का नाम बताइए। पहला ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, दूसरा है महात्मा गांधी, तीसरा है बीपी सिंह, और चौथा है ज्योतिबा फुले। एक एक करके इसका इन सभी कैरेक्टर का विचार जानते हैं। कि देखिए पहले तो महात्मा गांधी क्या थे, अहिंसावादी थे। अब संपूर्ण क्रांति, क्रांति का मतलब क्या था कि क्रांति को वहां दो हिस्सों में बांटा गया। एक था नरम दल जिसको कहते हैं अहिंसावादी, और गरम दल यानी कि जो हाईलाइटेड थे वो नहीं, यानी कि जैसे भी करके भगाओ उनको, मार के जैसे भी करके। तो संपूर्ण क्रांति के पक्षधर की बात, इसका मतलब कि जैसे भी साम दाम दंड भेद चारों नीतियों को लगा करके अंग्रेजों को भगाना है, ये उद्देश्य था उस समय आजादी के समय। आजादी हासिल करने का एक यही मात्र था कि क्योंकि अंग्रेज तो अहिंसावादी की वजह से जा नहीं रहे थे। तो इसी विचार को यानी अहिंसा और हिंसा दोनों विचार लेकर के चलने वाले कौन से विचारक थे, तो जयप्रकाश नारायण ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये किसी भी तरह चाहते थे कि सभी तरह से अंग्रेज यहां से चले जाएं। महात्मा गांधी अहिंसावादी थे तो इन्होंने अहिंसा का रास्ता अपनाया। बीपी सिंह और ज्योतिबा फुले भी, इनके विचार अलग थे। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। प्रश्न संख्या 28 का आंसर ए होगा जयप्रकाश नारायण, जो कि संपूर्ण क्रांति के पक्षधर थे। सही करेक्ट आंसर जयप्रकाश नारायण। प्रश्न संख्या 29 कह रहा है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी। अब यहाँ पर पीछे एक प्रश्न आया था, सरदार पटेल ऑप्शन था, और मैंने वहां हिंट दिया था कुछ, आपको याद है, नहीं याद है, चलो मैं बताता हूं। देखो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि क्यों दी, पहली बात की क्यों दी, तो एक जगह था, उस जगह का नाम भी मैं बताऊंगा। वहां पर एक आंदोलन होता है, और उस आंदोलन में
सरदार पटेल जी यानी वल्लभ भाई पटेल जी बहुत ही सक्रिय भूमिका निभाते हैं और उससे वहाँ के लोग खुश हो जाते हैं। और जब लोग खुश हो जाते हैं तो खास करके जो महिलाएं हैं, महिलाएं बहुत प्रभावित होती हैं और कहती हैं कि वल्लभ भाई पटेल आप एकदम सरदार हैं। सरदार कह के उन्होंने संबोधित किया। खुश होकर महिलाओं ने सफलता का श्रेय सरदार को दिया, यानी वल्लभ भाई पटेल को सरदार कह के दिया। इसलिए यहाँ प्रश्न कह रहा है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? तो बारडोली की महिलाओं ने दी। और मैंने बताया कि क्यों दी थी, क्योंकि वहां पर जो सत्याग्रह हो रहा था, आंदोलन हो रहा था, उसमें सरदार जी ने बहुत अच्छा रोल निभाया था, नेतृत्व किया था और सफलता प्राप्त किया था। इसलिए वहां की महिलाओं ने इन्हें सरदार कह के बुलाया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बारडोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई सरदार पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। चलिए अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का। और जो मैंने बोला था कि मैं आपका ये अंतिम वाला का टेस्ट लूंगा, थोड़ा सा आप अपने आप को देखिए, केयर कीजिए और आप इस प्रश्न का उत्तर बताइए। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? अगर आपके जेहन में आ रहा है, आपके दिमाग में आ रहा है, कुछ भी खुद से प्रयत्न कीजिए और जो मैं उत्तर बताऊंगा उससे मिलान करिएगा। मैं 5 सेकंड 6 सेकंड रुकता हूं और आप इसका उत्तर बताइए। तब तक मैं ऑप्शन पढ़ता हूं। ऑप्शन ए है 5.5 से 7.5 तक। 4 है ऑप्शन दूसरा है इसका 4.5 से 6.5 तक। तीसरा ऑप्शन है 3.7 से 8.5 तक। और चौथा है 4.5 से 9.5 तक। इन सभी का चारों में से ऑप्शन बता दिया। आपको बताना है कि मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है। जो भी आपके दिमाग में आ रहा हो आंसर कमेंट करें जल्दी से जल्दी, फटाफट। चलिए मैं इस अंतिम प्रश्न जो कि टेस्ट है और इसका उत्तर बताता हूं कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मानव मूत्र का पीएच मान 5.5 से 7.5 तक होता है। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी आपको। अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट करिए और पढ़ाने का तरीका, समझाने का तरीका अगर कैसा लगा आप अगर हमें बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और एक लाइक जरूर करिए और शेयर कर लीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और आगे आने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे मैं आप तक उपलब्ध कराता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।